Hello student. Today we will start our chapter 5 of microeconomics theory of demand part 3. Part 1 में हमने पढ़ा what is demand, individual demand curve, फिर उसके बाद हमने पढ़ा normal goods, inferior goods, law of demand, demand functions, determinants. Yes, अब हम पढ़ेंगे आज इसके आगे कि why demand curve slopes downwards और change and movement in demand, change in quantity demanded and movement along the demand curve. Okay, चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट देखते हैं why more of a goods is purchased when its price fall और why demand curve slope downwards. हम देखिए डिमांड कर्व जो हमारा बन रहा था कि हमेशा डाउनवर्ड से बनता है ना. हम डाउनवर्ड्स हमने अभी जितने भी पढ़े. क्यों? पहला तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिन ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो कम हो जाएगा. दूसरा कारण है देखिए इनकम इफेक्ट्स. इनकम इफेक्ट्स मतलब क्या? refers to the effects on quantity demanded when real income of the buyer change owing to change in price of the commodity, है ना. उसके बाद सब्सटीट्यूशन इफेक्ट्स. सब्सटीट्यूशन इफेक्ट्स मतलब refers to substitution of one commodity for another, it's became relatively cheaper. मैंने बताया था चाय का प्राइस ज़्यादा हो, कॉफ़ी का प्राइस ज़्यादा हो गया तो चाय में डिमांड शिफ्ट हो जाएगी, तो ये भी एक कारण है स्टूडेंट. उसके बाद फोर्थ साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप. कंज्यूमर ग्रुप मतलब व्हेन परचेज ऑफ अ कमोडिटी फॉर मैनी मोर बायर कैन अफोर्ड टू बाई इट. मतलब व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जैसे प्राइस कम हो जाता है तो पहले जो एक लोग खरीदते थे अब कम रेट हो गए तो ज़्यादा लोग खरीद पाएंगे क्योंकि उनके बजट के अंदर आएगा, है ना. तो ये भी एक कारण है कि डिमांड का स्लोप डाउनवर्ड्स. उसके बाद डिफरेंट यूजेस मतलब फॉर एग्जांपल एक ही चीज़ के बहुत सारे यूजेस. जैसे हम मिल्क का एग्जांपल लिख सकते हैं मैडम, उससे हम कर्ड भी बनाते हैं, चीज़ भी बनाते हैं, बटर भी बनाते हैं, डिशेज भी मतलब स्वीट डिश भी बनाते हैं. तो इस तरह से ये सब कारण है जिसके कारण क्या होता है डिमांड का डाउनवर्ड्स होता है. इनकम इफेक्ट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव. देखिए ये क्या है इसमें नहीं है स्टूडेंट, सुनिए ध्यान से. इट इज़ अ पॉजिटिव व्हेन इंक्रीज इन इनकम कॉजेज इंक्रीज इन डिमांड. इंक्रीज इन इनकम कॉजेज इंक्रीज इन डिमांड. जैसे ही इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी. इनकम इफेक्ट, ठीक है, इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स. एंड इनकम इफेक्ट्स इज नेगेटिव व्हेन, नेगेटिव कब होगा? व्हेन इंक्रीज इन इनकम कॉजेज डिक्रीज इन डिमांड. इट्स ऑकर इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स. ठीक है, क्या बोले? इनकम इफेक्ट्स इज नेगेटिव व्हेन इंक्रीज इन इनकम कॉजेज डिक्रीज इन डिमांड. Increase in income causes decrease in demand. It occurs in case of inferior goods. Okay students, तो ये था रीज़न डिमांड का स्लोप डाउनवर्ड्स के पीछे. ओके स्टूडेंट्स, अब इसके अलावा भी और बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जो इसमें नहीं मेंशन्ड है. हो सकते हैं, यस और नॉट. जैसे कि देखिए अभी हमने पढ़ा तो इसके अलावा और क्या हो सकता है जो हमने पढ़ा. कस्टमर सब्सटीट्यूशन इफेक्ट्स हो गया, न्यू कंज्यूमर भी हो जाता है. जैसे कि एक ही दुकान में हम देखते हैं कि एक बैग 1100 का मिल रहा है, एक 900 का, तो हम क्या है या न्यू कंज्यूमर रहता है तो उसे 900 में दे देते हैं. ठीक है, तो ये एक कारण हो जाता है स्टूडेंट्स, है ना. अब देखिए यहाँ पे दिया है डिमांड कर्व स्लोप अपवर्ड व्हेन लॉ ऑफ डिमांड फेल्स. जहाँ लॉ अप्लाई नहीं होता वहाँ डिमांड कर्व उल्टा बन जाएगा. तो देखिए इस ग्राफ में उल्टा ही तो बन रहा है. जैसे पहला आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन. आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन मतलब क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ दिस गुड्स आर डिमांडेड ओनली बिकॉज देयर प्राइसेस आर वेरी हाई. इनका डिमांड ही उसलिए क्योंकि एक्सेप्शन है स्टूडेंट, मैं बोल सकती हूँ यही एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड का स्टूडेंट. ठीक है, तो एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड देखते हैं. क्या? आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन. स्टूडेंट इसी से मैं इस डायग्राम पे आ रही हूँ. देखिए यहाँ पे बोलता है ये गुड्स फर्स्ट वाले से तभी डिमांड होते हैं जब उसका प्राइस ज़्यादा होता है. ठीक है, प्राइस ज़्यादा होता है मतलब देखिए P1 से P2 बढ़ रहा है तो डिमांड Q1 से Q2 बढ़ रही है. क्यों? फॉर एग्जांपल क्या है बताइए? गोल्ड, डायमंड, इनकी डिमांड कभी कम नहीं होती. यस, जितना ज़्यादा प्राइस तो उनकी उतनी जैसे एट द टाइम ऑफ मैरिज उनकी डिमांड रहती है ना. तो इनकी डिमांड प्राइस के कारण ही इनकी डिमांड ज़्यादा है ना. प्रीशियस डायमंड, कार्स हैं हमारे एग्जांपल्स, है ना. चलिए आगे देखते हैं. सेकंड एक्सेप्शन क्या है? यहाँ लॉ अप्लाई नहीं है तो गिफन गुड्स. स्टूडेंट्स अब अभी गिफन गुड्स क्या होता है? ये सर रॉबर्ट गिफन ने
इनके बारे में बताया था। गिफन गुड्स इज ऑल्सो और पॉपुलरली नोन एज गिफन पैराडॉक्स। जिसे क्या बोला जाता है, देखिए आपके इसमें दिया है लास्ट लाइन में, गिफन पैराडॉक्स। These are the goods which have direct और positive relation between price and quantity demand। इसका भी डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशन है, प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी बढ़ी, प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी कम हो गई, ठीक है। और वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मैंने बताया आप लोगों को, उसका अपोजिट हाईली इंफीरियर गुड्स इसके अंदर आते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। कौन से गुड्स आते हैं स्टूडेंट्स? हाईली इंफीरियर गुड्स। अब आप लोग बोलेंगे इंफीरियर गुड्स क्या होता है? स्टूडेंट हम पहले पढ़ चुके हैं डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसके पहले वाले वीडियो में जाके देखिए, उसे अच्छे से समझिए, जब भी आपको ये समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। लाइन से स्टेप बाय स्टेप ये पूरा वीडियो देखिएगा, तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो गिवन गुड्स हाईली इंफीरियर गुड्स पे अप्लाई होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट गिफन गुड्स आर हाईली इंफीरियर गुड्स, मैंने बोला वही, ठीक है। और ये कौन इनके इन्वेंट किए गए हैं? सर रॉबर्ट गिफन ने इन्हें, इनके बारे में बताया गया है। इनका रिलेशन क्या है मैंने आप लोग को बता दिया है अभी, कि ये इनका नेगेटिव इनकम इफेक्ट्स है। वेरी हाई नेगेटिव प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल, द डिमांड ऑल्सो फॉल, ठीक है। जैसे प्राइस कम होता है कमोडिटी का की, तो उनकी डिमांड भी, उस गुड्स की डिमांड भी कम हो जाती है। लॉ ऑफ डिमांड फेल्स इन केस ऑफ गिवन गुड्स, इसलिए तो ये एक्सेप्शन है, क्योंकि यहाँ लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। मतलब इनवर्स रिलेशनशिप किसके साथ है? इनकम और डिमांड के साथ, और पॉजिटिव रिलेशनशिप प्राइस और डिमांड के साथ। फिर से बोल रही हूँ स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, यहाँ नहीं मैंशनड है। इसका इनवर्स रिलेशनशिप है इनकम और डिमांड के साथ। इनकम बढ़ी तो डिमांड कम हो गई, इनकम कम हुई तो डिमांड बढ़ गई। और पॉजिटिव रिलेशनशिप है प्राइस और डिमांड का, प्राइस बढ़ी तो डिमांड भी बढ़ेगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड भी कम हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, और थर्ड है इरेशनल जजमेंट। इरेशनल जजमेंट मतलब व्हेन द कंज्यूमर जज द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी बाय इट्स प्राइस, मतलब प्राइस के हिसाब से उसे क्वांटिटी नहीं मिली, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट हम जैसे प्राइस डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का। रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कंसीडर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एज अ वेरी हाई क्वालिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दिस प्रोडक्ट हैज टेंडेड टू राइज इवन व्हेन द प्राइसेस आर एक्सट्रीमली हाई, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या इरेशनल जजमेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वालिटी ऑफ अ कमोडिटी बाय इट्स प्राइस, जस्ट द क्वालिटी ऑफ कमोडिटी 10 रुपये का है तो इसकी क्वालिटी कम होगी, ऐसा मान लेते हैं। तो यहाँ पे डिमांड अप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे देखते हैं, ये 3 एक्सेप्शन थे लॉ ऑफ डिमांड के। इसके अलावा भी बहुत सारे एक्सेप्शन हो सकते हैं स्टूडेंट्स, जैसे वार और इमरजेंसी के समय हम देखें डिमांड, ये तो नहीं देखेंगे कि प्राइस ज़्यादा है, प्राइस ज़्यादा, क्वांटिटी भी हमें इमरजेंसी तो लगेगी। नेसेसिटी ऑफ लाइफ, अगर हम हैबिटेड है चाय पीना ही है हमें, कॉफ़ी वाला एग्जांपल, तो हमें चाय का बढ़े कम हो हमें मतलब नहीं, सब्सटीट्यूट में हम क्या करेंगे, हम चाय पियेंगे। तो दीज आर द एक्सेप्शन है, लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। जहाँ प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी कम हो जाती है, और क्वांटिटी प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी बढ़ जाती है, ऐसा नहीं होता स्टूडेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड, ठीक है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। और दूसरा मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। स्टूडेंट मैं ये पेन ले रही हूँ और इसी पेन से आपको इसी पिक्चर के ऊपर एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि यहाँ पे क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स। ये देखिए, एक तो है ये मेरा डिमांड कर्व, यस, एक तो यहीं पे मेरी डिमांड कम होती है, देखिए यहाँ से यहाँ, जैसे ही प्राइस बढ़ा क्वांटिटी कम हो गई, है कि नहीं, और अगर प्राइस कम होता है तो मेरी क्वांटिटी बढ़ जाती है, यही हम पढ़े, ठीक है। अब मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व और शिफ्ट इन डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व मतलब स्टूडेंट डिमांड कर्व वही है, क्या बोल रहे हैं हम, डिमांड कर्व वही है, सिर्फ क्या हो रहा है, देखिए ये जैसे ये जब 5 रुपीज़ था तो यहाँ था, है ना, और जब 1 रुपीज़ हुई तो क्वांटिटी यहाँ हो गई, तो डिमांड कर्व में चेंज हुआ। देखिए यही डिमांड कर्व है स्टूडेंट्स, तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, ओके।
तो ये है मूवमेंट अलोंग डिमांड, उसी डिमांड कर्व में मूव करना है यहाँ से यहाँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ आ जाना। और इसमें शिफ्ट इन, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुई डिमांड कर्व, यहाँ हम बोल सकते हैं यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुई। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको इस तरीके से मैं बता रही हूँ कि मूवमेंट और शिफ्ट क्या होता है। चलिए आगे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखते हैं, मतलब फ्लो चार्ट देखते हैं, उससे आपको बताते हैं क्या पढ़ेंगे। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में हम पढ़ेंगे मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व। अलोंग अ डिमांड कर्व मतलब डिमांड कर्व में ही मूवमेंट, या तो वो बढ़ेगा या कम होगा। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन। अब एक्सटेंशन ऑफ डिमांड के अंदर स्टूडेंट ये थोड़ा लाइट है, मैं बोल देती हूँ, आप देख लीजिए। कॉज्ड बाय डिक्रीज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, क्या बोल रहे हैं, कॉज बाय डिक्रीज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, और यहाँ कॉज बाय इंक्रीज इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। आज हम यही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम चेंज इन डिमांड पढ़ेंगे। चेंज इन डिमांड है शिफ्ट इन डिमांड, डिमांड का भी इधर उधर रोटेट होगा, मूव होगा, या तो बैकवर्ड या फॉरवर्ड। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। देखिए एक्सटेंशन में व्हेन द चेंज इन क्वांटिटी, स्टूडेंट ध्यान से सुनिए, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर हम पढ़ रहे हैं एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन स्टूडेंट मीन्स एक्सटेंड करना, मतलब तुमको नाम से समझ में आ रहा है कि कोई चीज़ को और बढ़ाना, और कॉन्ट्रैक्ट मतलब करना मतलब उसे कम करना, यस और नॉट। ठीक है, तो देखिए इसमें यहाँ पे बता रहा है कि अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, प्राइस डिक्रीजेस, डिमांड इंक्रीजेस। मैं क्या बोल रही हूँ फिर से सुनिए, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, प्राइस, अदर थिंग मतलब हमने बता चुकी हूँ, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, मनी, आपकी इनकम हो जाती है, ये सब अदर चीज़ें आती हैं। तो अदर गुड्स रिमेन कांस्टेंट, प्राइस डिक्रीजेस, डिमांड इंक्रीजेस। जैसे ही प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, बाकी चीज़ें कांस्टेंट रहेगी। देखिए यहाँ हमारा शेड्यूल बना हुआ है स्टूडेंट्स, ये आपको पिक्चर में जो शेड्यूल बना हुआ है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड में, ये देखिए यहाँ 5 से 1 हो गया और यहाँ 1 से 5 हो गया, क्योंकि जैसे ही प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी बढ़ गई, तो फॉल इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड राइज इन। टेक्स्ट में ये देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है स्टूडेंट्स। ठीक है, जैसे ही प्राइस 5 था तो क्वांटिटी क्या हो गई 1, और जैसे ही क्वांटिटी प्राइस 1 हुआ, क्वांटिटी देखिए 5 यूनिट्स हो गई। ये दिख रहा है डायग्रामेटिक में, ऊपर वाले डायग्राम को मैं नहीं डिस्टर्ब करूँ क्योंकि आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से ये होता है कॉन्ट्रैक्शन, और इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा, सॉरी ये होता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब देखिए डिमांड कब क्या और एक्सटेंड हो रही है, देखिए बढ़ रही है ना डिमांड, 1 से 5 में पहुंच गई। अब हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होगा स्टूडेंट, वहाँ भी वही सेम चीज़ होगी, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, प्राइस इंक्रीजेस, डिमांड डिक्रीजेस। यहाँ पे क्या था हमारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम क्या पढ़े थे, यहाँ पे प्राइस डिक्रीजेस, डिमांड इंक्रीजेस। ठीक है, यही पढ़ा था। और यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम प्राइस इंक्रीजेस, डिमांड डिक्रीजेस, कॉन्ट्रैक्शन, अदर थिंग्स कांस्टेंट। यहाँ देखिए जैसे ही, अब यहाँ पे देखिए जैसे ही प्राइस 1 हुआ क्वांटिटी 5 हो गई, 5 से 1 हुई, इसी का अपोजिट स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए जब 5 था तो क्वांटिटी 1 थी, और जब 1 थी तो क्वांटिटी 5 हो गई। ठीक है, तो ये है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कर्व। ओके स्टूडेंट, so I hope you all get all the points, and if you have any doubt related to this you can ask me. This is the most important topic in this chapter, क्योंकि एग्ज़ाम में एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज डिक्रीज से एग्ज़ाम में स्टूडेंट पूछता ही है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से बनाएंगे, और इसके नोट्स यही है स्टूडेंट, ये जो वीडियो है दैट इज़ द नोट्स, यू हैव टू राइट दिस ऑल इन योर कॉपी। थैंक यू स्टूडेंट्स।